हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां हम कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 पे। आज हमारा टॉपिक है कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले आइए हम उसका इंट्रो देखते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। और सबसे सिंपल केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं अगर समझना, तो हमेशा ही, अभी नहीं, आप हायर क्लासेस में भी जाओगे, अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंबशन से ही स्टार्ट मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और कोई भी कंपाउंड सबसे पहले एक्सपोज होता है एयर में तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आपने मेटल में भी पढ़ा होगा, नॉन मेटल में भी पढ़ा होगा, और बस जस्ट वही चीज़ आप किस में पढ़ने जा रहे हो? कार्बन कंपाउंड में। मतलब कार्बन कंपाउंड्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर ये हमें सीखना है तो हम केमिकल प्रॉपर्टी में ही आएंगे। आइए देखते हैं। सो कंबशन क्या होता है? तो आइए इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले समझाता हूँ। कंबशन क्लास 8 की एनसीईआरटी में है, क्लास 10th में आपको पढ़ाने से पहले मैं बस वही 8th की बातें आपको बताता हूँ। कंबशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अगर मैं कंबशन का हिंदी मीनिंग आपको बताऊँ तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दहन, होलिका दहन। समझ रहे हैं ना आप? लकड़ियों को जलाते हैं, वैसा ही कंबशन यहाँ पे किसका हो रहा है? कार्बन कंपाउंड का कंबशन हो रहा है। और जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो जलने के बाद क्या क्या बनाते हैं और उनका जो कंबशन होता है वो कैसे होता है, फ्लेम का कलर क्या होता है, या फिर वो जो बर्न होता है उसकी क्या सीन होती है, वो सब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। So, burn in oxygen to give carbon dioxide along the release of heat and light। मतलब आपको क्या क्या मिलने वाला है? अगर आप कार्बन को बर्न कर रहे हो तो किसके प्रेजेंस में करोगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे, तो मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। ठीक है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। These are the oxidation reaction। Why? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है ये इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जा करके क्या हो रही है? कंपाउंड से अटैच हो रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को तो ऑक्सीडेशन बोलते हो। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है यहां पर वही पार्ट कंप्लीट किया जा रहा है। क्या है? जैसे मैं यहाँ पे क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, C+O2 gives CO2। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा पार्ट हमारा क्या होने वाला है? दूसरा जो रिएक्शन है उसमें हम क्या सीख रहे हैं? यहां पे हम ले रहे हैं कार्बन कंपाउंड, दैट इज मीथेन। जो मीथेन है वो ले लिया, फिर हमने इसमें क्या किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। फिर क्या बना? यहां पर देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के तो क्या बना लेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के तो बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनेगा? वाटर भी बनेगा। तो यहां पे क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको बैलेंस कर लेना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए हमें? यहाँ पे क्या करना होगा? CH4, मतलब यहाँ पे H तो 4 है बट इधर H केवल 2 है। यहाँ पे O2 है लेकिन यहाँ पे O3 है, तो हमें क्या करना है? बस हमें यहाँ पे 2 प्लेस कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे 2 प्लेस हुआ तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी कर दो 2 2 2 जा 4, और ये हो गया हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, और इधर भी ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब कुछ इक्वल, बैलेंस हो गया। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये भी क्या है? कंबशन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? मीथेन इसका रिएक्शन किससे कर रहे थे हम? ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा था, प्लस हीट एंड लाइट। क्लियर? तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन हो गया। अब चलते हैं रिएक्शन नंबर 3। यहां पे हमने क्या लिया है? मेथ एथ
ठीक है, तो यहाँ पे लिया है एथेनॉल। एथेनॉल कैसे, मैंने इसको आपको नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो में समझा दिया है। सबसे पहले मैंने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले मैंने देखा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। OH मीन्स अल्कोहल। अल्कोहल में होता है तो हम क्या लगाते हैं, सफिक्स ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। ऑल सफिक्स लगाने के साथ साथ अब हम कार्बन को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो क्या होता है, एथेनॉल, क्योंकि ई तो डिलीट कर दिया हमने। तो ये एथेनॉल है, ऑक्सीजन है। एथेनॉल और ऑक्सीजन को जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कंबशन हो रहा है। फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, मतलब हम अल्कोहल को भी जला करके हीट और लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्टिविटी में क्या देख रहे हैं, आइए देखते हैं। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट्स। यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है टीचर के प्रेजेंस में ही आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड्स लेने हैं जो कि क्या है, कार्बन कंपाउंड्स हैं। पहला क्या है, नैप्थलीन, दूसरा है कैम्फर और तीसरा है अल्कोहल। 1 by 1 ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम। इनको स्पैचुला या स्पून के शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेबोरेटरी में, उस पर उठा करके और नंबर टू नंबर इनको क्या करना है, बर्न करना है और इनकी फ्लेम को ऑब्जर्व करना है और नोट करना है कि क्या ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। ठीक है, उसके बाद प्लेस अ मेटल प्लेट एबव द फ्लेम। फ्लेम के ऊपर आपको, जैसे यहाँ पे एक फ्लेम बर्न, ऐसे आपने फ्लेम ऐसे जलाई, अब इसी के ऊपर आपको एक मेटल की प्लेट रख देनी है और थोड़ी देर तक रखना है। उसके बाद उसको भी ऑब्जर्व करना है पलट करके कि क्या कुछ डिपोजिशन भी दिखाई दे रहा है इस मेटल प्लेट पे। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 4.4। लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस to get different type of flame presence of smoke. When do you get a yellow shooty flame? कब आपको येलो रंग की शूटी फ्लेम मिलती है। येलो और शूटी फ्लेम का मीनिंग क्या है, शूटी फ्लेम का मीनिंग ये होता है कि जो फ्लेम निकल रही है उसमें से कार्बन आए, मतलब वहाँ पे कालिख निकल करके आए। When do you get a blue flame? और कब आपको ब्लू फ्लेम मिलता है। देखिए, इसके लिए मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके लिए कुछ इमेज रखी है मैंने। आइए इमेज को देखते हैं और हम सारा का सारा जो आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लें। हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड मींस क्या होता है, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो सैचुरेटेड होते हैं, क्या होता है सैचुरेटेड, जैसे मीथेन, एन लगा होना चाहिए, तो वो क्या देने वाले हैं हमें, क्लीन फ्लेम, बिल्कुल साफ सुथरी फ्लेम, उसमें जरा सा भी कार्बन निकल करके नहीं आएगा, मतलब वो शूटी फ्लेम नहीं होगी, नॉन शूटी फ्लेम होगी। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव अ येलो फ्लेम। येलो फ्लेम कैसी, कौन देने वाला है, येलो फ्लेम देने वाले हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जहां पे ईन या आइन लगा होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन। एंड लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, और काले रंग का ढेर सारा धुआं देने वाला है। दिस रिजल्ट इन अ शूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी। अब मेटल प्लेट पे जो शूटी डिपॉजिट मतलब कालिख आपको दी गई है वो इसी वजह से, क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को जलाने पे मिला है। लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन, सो इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग अ शूटी फ्लेम। लेकिन कभी कभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी शूटी फ्लेम देने लगते हैं, तो उसकी कंडीशन ये है कि वहां पर सप्लाई ऑफ एयर क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है तो कार्बन डिपॉजिट होगा, तो हमें ब्लैक कलर की शूटी फ्लेम दिखाई देगी। ठीक है, आइए देखते हैं। द गैस केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट ऑफ एयर सो दैट अ सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच सप्लाई। तो यहाँ पे जो गैस स्टोव होता था पहले केरोसिन का, उसमें बहुत सारे होल रहते थे जिससे जा करके क्या हो, ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर पहुंचे और वहां पे कंप्लीट कंबशन हो, ना कि इनकम्प्लीट कंबशन हो। देखिए यहां पे कुछ इमेजेस हैं, यहां पे देखिए जो ये आपको ब्लैक कलर का डिपोजिशन दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक स्मोक है। इसी ये हमारा क्या है, ब्लैक स्मोक। ठीक है, ये ब्लैक स्मोक है और यहां पर ये येलो रंग की क्या आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या दिखाई दे रही है, फ्लेम।
येलो फ्लेम दिखाई दे रही है, जनरली आप रिजल्ट अभी निकाल सकते हो। येलो रंग की फ्लेम मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने पर हमें येलो रंग की फ्लेम दिखाई देती है। साथ में बहुत सारा कार्बन निकलता है, बहुत सारा कार्बन आप देख पा रहे हो। और अब चलते हैं ऊपर की तरफ, देखिए आपको मैंने एक और ये डायग्राम देखिए आपके लिए सेलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 तरह की फ्लेम आपको दिखाई गई है। ये 4 फ्लेम है। पहले ही काफ़ी येलो है और यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे क्या निकलता हुआ दिखाई देगा आपको, बहुत सारा कार्बन दिखाई देगा। यहाँ पे ये सब बहुत सारा कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, मतलब CO2 बहुत ज़्यादा बन रही है, कार्बन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है। सेकेंड फ्लेम में देखिए यहाँ पे जो रेड और येलो कलर था, अब धीरे धीरे ब्लूइश कलर हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ब्लू और ऑरेंज कलर जो यहाँ पे स्टार्टिंग में था अब काफ़ी टिप पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे क्या है कि कंबशन की क्वालिटी थोड़ा सा इन्हांस हुई है, यहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी सी बढ़ाई हमने, और यहाँ पे जो ब्लू कलर की ये फ्लेम है वो नीचे से ओरिजिनेट होना शुरू हो गई है। थर्ड कंडीशन में ब्लू कलर की फ्लेम अब पूरी थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, ऊपर की तरफ जाकर के हल्का सा कुछ हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऑरेंज दिखाई दे रहा है। बाकी ये सारा कलर जो है वो बिल्कुल ब्लू ही है। मतलब यहाँ पर भी अब कंबशन की और क्वालिटी अच्छी हो गई, मतलब यहाँ पे सैचुरेटेड फ्यूल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फ्यूल है, और साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी ठीक ठाक है। और लास्ट जो हमको बिल्कुल ब्लू फ्लेम दिख रही है, जैसा कि हमारे घर में LPG में दिखाई देता है, LPG जो सिलेंडर आपके घर यूज होता है, तो उसमें सेम ऐसी फ्लेम आप देखते होगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, सैचुरेटेड है। वो कौन सा हाइड्रोकार्बन हो सकता है, मेथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, ये सब क्या है, सैचुरेटेड है। और इसीलिए यहाँ पे जो आपको फ्लेम दिखाई दे रही है बिल्कुल ब्लू दिखाई दे रही है। समझ में आ गया? फ्लेम के कलर से आप क्या कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि जो फ्यूल है दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो हाँ, गैस स्टोव में हम होल क्यों करते थे या स्पेस क्यों होता था, उसका ये रीजन है कि मिक्सचर इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम, जैसे कि स्टोव क्लीन ब्लू फ्लेम दे। और हाँ, जो ब्लू फ्लेम होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो बहुत ही अच्छी हीट प्रोवाइड करती है। इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैकेंड, अगर आप देखो तो पहले के ज़माने में जब घर पे लकड़ी से खाना बनाया जाता था तो वहाँ पर जो कुकिंग वेसल होती थी नीचे से क्या हो जाती थी, ब्लैकन हो जाती थी। कैसी हो जाती थी, बिल्कुल ब्लैकन हो जाती थी। इट मीन दैट द एयर होल आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। और इसका मतलब क्या है कि एयर की जो सप्लाई अंदर होनी चाहिए थी, जहाँ से फ्लेम जल रही थी, वहाँ पे प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं हुई और अंदर से जो फ्यूल था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। कैसे वेस्ट हो गया, क्योंकि उसका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। उसका कंबशन तो हुआ लेकिन वो पूरी तरह से पूरा जल नहीं पाया और वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया, हमको पूरी एनर्जी भी नहीं दे पाया है, ठीक है। फ्यूल सच एज कोल, petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion result in a formation of oxide of sulfur and nitrogen which are major pollutant in environment. अब जो पेट्रोल और डीजल होता है, जो पेट्रोल और डीजल है उसमें क्या है, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बजाय सल्फर और क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसके रिजल्ट में ऑक्साइड बनता है। किसका, सल्फर का ऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑक्साइड बनता है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये क्या है, मेजर पॉल्यूटेंट है एनवायरनमेंट के, मतलब इनको बर्न करने से, मतलब अगर हम ऐसी कोई बाइक यूज करते हैं जिसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, धुआं दे रही है, इसका मतलब उसमें क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, और साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है उसमें, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक। इसीलिए तो हम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर रहे हैं। साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा जो है सोलर एनर्जी पे भी हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। उसका रीज़न क्या है, यही है कि हमारे जो कंट्री का जो एयर है, एयर क्वालिटी है, वो बहुत कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा इन फॉसिल फ्यूल से, किस पर, नेचुरल अदर फ्यूल्स पे, जो कि क्या है, कम पॉल्यूटेड है या फिर पॉल्यूशन नहीं देती। जैसे सोलर एनर्जी जो है लेस पॉल्यूटेड है, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अब यहाँ पे हम कुछ एक नॉलेज
की बात सीखने जा रहे हैं। वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम? क्यों कोई सब्सटेंस या तो फ्लेम के साथ जलता है या तो बिना फ्लेम के साथ। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपने वुड या फिर कोल का फायर देखा होगा, तो वुड का जो वुड से जो फायर निकलती है, वुड फायर जो होती है, उसमें फ्लेम दिखाई देती है, जबकि कोल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यू हैव सीन अबाउट दैट द कैंडल और एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न विद द फ्लेम। क्या क्या, कैंडल, एलपीजी, ये सब फ्लेम से जलती हैं। जबकि अगर आप क्या देखिए, कोल देखिए या फिर चारकोल देखिए, ये जो है जो अंगीठी में जलाए जाते हैं, ये जस्ट ग्लो रेड, ये केवल रेड कलर के ग्लो करते हैं, गिव्स आउट हीट, हीट बाहर देते हैं, लेकिन फ्लेम नहीं होती इसमें। ऐसा इसलिए होता है कि फ्लेम तभी प्रोड्यूस होती है व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न, जब कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न किया जाता है। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड, द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज एंड बर्न विद द फ्लेम इन द बिगिनिंग। और अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जलाया जाता है जिसमें से कोई वेपर निकल रहा है और वेपर जलने लगे, तो सबसे स्टार्टिंग में फ्लेम बन जाती है और वो फ्लेम लगातार जलती रहती है। जबकि जो कोल है और जो चारकोल है, जब उसको जलाया जाता है तो उसमें कुछ ऐसा वेपर होता ही नहीं है जो कि जल करके हमें फ्लेम दे, इसलिए उनमें फ्लेम दिखाई नहीं देता है। A luminous flame is seen when the atom of gaseous substance are heated and started to glow। और ल्यूमिनस फ्लेम मतलब बिल्कुल चमकती हुई फ्लेम, जलती हुई फ्लेम कब दिखाई देती है? जब गैसियस सब्सटेंस को हीट किया जाता है और वो जलने लगता है। The color produced by each element is a characteristic property of the element। और जलाने पर कैसा कलर आ रहा है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप उसको आराम से पहचान सकते हो उस कलर से कि वो कैसा एलिमेंट है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉपर को जलाओ, मैग्नीशियम को जलाओ या फिर आयरन को, सबको, आयरन फाइलिंग्स आप जला सकते हो बट आयरन के आप पीसेस को नहीं जला सकते। तो उसमें क्या है कि अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उनकी फ्लेम भी क्या होती है, काफ़ी डिफरेंट होती है, और फ्लेम के कलर से आप एलिमेंट को भी क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक है, जो क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें अलग अलग एलिमेंट डाल करके क्या किया जाता है, अलग अलग कलर, जैसे ग्रीन कलर लेने के लिए हमको बेरियम का रिक्वायरमेंट होगा, बेरियम अगर हम डाल देते तो ग्रीन कलर दिखाई देगा। मतलब अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग कलर की फ्लेम होती है और उसी का यूज़ करके फायर क्रैकर्स को हम कलरफुल बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोल एज एंड पेट्रोलियम। ये तो आप सबको पता होगा कि कैसे ये बना था, तो मैं इसको स्किप ही करने वाला हूं। ठीक है, ओके। अब हमने क्या पढ़ लिया, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा और हमने उस रिएक्शन को सीखा कि साथ में क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, फिर क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और फिर क्या बन रहा था, कभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइट एंड एनर्जी भी मिल रही थी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या करना है, हमें यहाँ पे पढ़ना है कि कार्बन कंपाउंड जो है कैसे वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब कंबशन किया जाता है। ठीक है, एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए पहला रिएक्शन आता है हमारे सामने। तो इस रिएक्शन में हमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। क्या होता है वो, CH3 CH2OH, यहाँ पे दिया गया है आपको। ठीक, ये दिया गया है आपको। फिर यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं, और एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, प्लस हमें क्या दिया गया है, हीट। साथ में इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, यहां पे दिया है और एसिडिफाइड K2Cr2O7 और हीट भी दे सकते हो। ठीक है, साथ में अब हमें क्या होता है, जैसे ही हम एथिल अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट या फिर KMnO4 प्लस हीट, इनके साथ इसको करते हैं, हीट करते हैं, हमें क्या मिलने लगता है, CH3COOH। मतलब यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे बन जाता है एथेनॉल, एथेनोइक एसिड।
ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि यहाँ पे क्या बन रहा था, इथेनॉल, जो कि क्या है, एक अल्कोहल है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हमने इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेनोइक एसिड में, क्या करके, सिंपली KMnO4 के प्रेजेंस में हीट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि ये जो अल्कोहल था वो जा करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल टू एडिंग ऑक्सीजन टू अदर। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि अपना ऑक्सीजन ला करके दूसरे सब्सटेंस में ऐड कर देते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चैप्टर 1 में था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि अपना ऑक्सीजन दूसरे में जाकर के ऐड करा दें, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ये हमारा K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड, ये ऑक्सीडाइज कर देता अल्कोहल को किसमें, एसिड में, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये बोथ आर क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। अब चलते हैं एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन, नाम से ही पता है कुछ ना कुछ ऐड होने वाला है, और अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्या है, स्टार मार्क पॉइंट है। स्टार मार्क करिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, जस्ट अभी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है आपसे। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ऑक्सीजन ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में, किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अगर कोई कैटलिस्ट क्या होता है, अभी आप इसको लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ोगे। जैसे कैटलिस्ट ऐसे एलिमेंट या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आते हैं और वो केमिकल रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देते हैं और खुद लास्ट में केमिकल रिएक्शन से अलग हो जाते हैं और उसका पार्ट भी नहीं बनते हैं। ठीक, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जैसे कि पैलेडियम या फिर निकल जैसे जो कैटलिस्ट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे गेन कर सकते हैं। किससे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में से। कैटलिस्ट आर सब्सटेंस, यहाँ पे देखिए कैटलिस्ट का आपको क्या दिया गया है डेफिनेशन, that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected। मतलब विदाउट रिएक्शन में फुली इन्वॉल्व हुए ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको कैटलिस्ट कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड टू द हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। मतलब जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड। कैसे होते हैं वो, अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड। और उनको क्या किया जाता है, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उनका क्या कराया जाता है, हाइड्रोजनेशन कराया जाता है और हाइड्रोजन उनमें ऐड हो जाता है और वो सैचुरेटेड बन जाते हैं। जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन वाइल एनिमल फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। और जो एनिमल फैट होता है वो हमेशा सैचुरेटेड कार्बन चेन रखता है। ठीक है, और जो एनिमल फैट होता है ये हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए हमें वेजिटेबल ऑयल ही खाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि घी नहीं खाना चाहिए हमें, है क्या ऐसा, नहीं, थोड़े अमाउंट में हम खा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें उस पर डिस्कस नहीं करना, आइए देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक लेने वाले पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि जनरली क्या है, एक वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हमने ले लिया एक कार्बन, डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, और यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, आर, मतलब कोई भी मैथिल ग्रुप। एच भी ऐड कर सकते हो, मतलब और कुछ भी नहीं यहाँ खास कि आपको लगे कि ये कुछ अलग ही सर बता रहे आर क्या होता है। फिर यहाँ पे क्या करना है, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। ठीक है, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, लेकिन साथ साथ में एक गैस रखनी है, वो कि क्या है, हाइड्रोजन, जो कि इनको अनसैचुरेटेड होने पे ये बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो इनके वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कुछ हाइड्रोजन की जरूरत होगी। तो यहाँ पे मैं देखो ऐसे बनाता हूँ, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अप कर देता हूँ। ठीक,
अब बैलेंसेस सेटिस्फाई करने के लिए 3 बॉन्ड इधर बनेंगे, तो 2 में हम क्या रखने वाले हैं, वही R जो कि पहले से था, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। तो आप देखो अगर ध्यान से, तो ये अनसैचुरेटेड था, लेकिन अब क्या हो चुका है, ये सैचुरेटेड हो गया है। यही चीज़ बताई जा रही थी कि निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजन से किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इसमें कुछ खास नहीं समझना था, बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट अभी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये सेम ऐसा रिएक्शन, जस्ट यही रिएक्शन आया था और यहाँ पे पूछा गया था निकल या फिर हाइड्रोजन के बारे में कि यहाँ पे क्या रखना है। ठीक, चलो आगे यहाँ पे कुछ बातें आपके लिए बताई गई हैं जो डेली लाइफ में यूजफुल है। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट स्टेटिंग दैट द वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दी। वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। मतलब एनिमल जो फैट है, जैसे कि घी हो गया, ये आपके लिए हार्मफुल है, बटर हो गया आपके लिए हार्मफुल है, जबकि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये आपके लिए हेल्दी होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं हमारे लिए वो काफ़ी यूजफुल है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल है, इसीलिए हमें वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा यूज़ करने चाहिए और एनिमल जो फैट होता है उसको कम यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मोटे नहीं होना चाहते, वेजिटेबल ऑयल खाना। ठीक है, आगे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तक हमने एडिशन रिएक्शन देखा, अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अनरिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी वैलेंसी होती है फुली कंप्लीट, और कंप्लीट वैलेंसी उतने रिएक्शन करने की क्या ही जरूरत है, इसलिए वो क्या होते हैं, फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं। आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। मतलब इनर्ट का मीनिंग क्या होता है कि वो किसी से रिएक्शन ही ना करे। जैसे एक रूम है और उसमें 5-6 ऐसे एलिमेंट है जो कि इनर्ट नहीं है और एक एलिमेंट है जो इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या होगा, वो किसी से मतलब नहीं रखेगा, चुपचाप बैठा होगा, उसको किसी से रिएक्शन नहीं करना, उसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है, सारे बॉन्ड उसने बना रखे खुद में ही। बाकी इनर्ट जो नहीं होते वो रिएक्शन करते रहते हैं। तो ज़्यादातर रिएजेंट मतलब जो रिएक्ट करें आकर के, उनके प्रेजेंस में भी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन अगर सनलाइट प्रेजेंट है, क्लोरीन जो है ऐड किया जाए हाइड्रोकार्बन में, वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। मतलब एक हाइड्रोकार्बन चेन ले लो और उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दो, और क्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्लोरीन आके ऐड हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ऐसा होगा। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम 1 by 1, और एक के बाद एक हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा, और वहां पे क्या ऐड होने लगेगी, क्लोरीन ऐड होने लगेगी। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव है। इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना। कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, पहले वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, वहां से हाइड्रोजन निकल गया और वहां पर कौन आकर के ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया। ठीक, तो बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक अ प्लेस ऑफ अनदर, मतलब एक एटम दूसरे एटम का क्या ले लेता है, प्लेस ले लेता है। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फाउंड विद द हायर होमोलॉगस एल्केन्स। यहाँ पे देखिए CH4 है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे CH3Cl बन गया और HCl बन गया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। आइए ये रिएक्शन आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ। चलिए, तो मैंने क्या बोला था, आपको एक क्या लेनी है, हाइड्रोकार्बन की चेन लेनी है। चलिए मैं ले लेता हूं एक हाइड्रोकार्बन की चेन। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, यहां पे रखना क्या है, कुछ भी नहीं रखना, बस क्या रख देना है, सनलाइट। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, साथ में क्लोरीन भी रखना है। क्या है, क्लोरीन। जब रिएक्शन होगा, आफ्टर रिएक्शन क्या क्या बनने वाला है, देखो जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, जहां जहां हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो क्लोरीन यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन जनरली इस वे में ये रिएक्शन नहीं होता, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक, एक्चुअल जो रिएक्शन है मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसे किया जाएगा।
जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मीथेन है, फिर क्लोरीन से रिएक्ट कराना है तो क्या बनने वाला है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो हम पहले क्या लेने वाले हैं, CH4 लेने वाले हैं। कैसे, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, CH4 प्लस हमने क्या ले लिया, क्लोरीन। तो एरो यहाँ पे क्या रखना है हमको, फिर से वही सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, CH3Cl बनता है, प्लस क्या बनता है, HCl। और साथ साथ में ये सब जो कुछ भी होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन आकर के ऐड हो रहा है, HCl है, ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, आज हमने क्या क्या सीखा, पहले मैं उसको समराइज कर देता हूं। क्या क्या हमने सीखा है, हमने सीखा कार्बन कंबशन कैसे करता है, फिर हमने सीखा कार्बन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे करता है, फिर हमने देखा कार्बन एडिशन रिएक्शन कैसे करता है, और एट द एंड हमने सीखा कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करता है। इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपने सीख ली, जिसमें से एक केमिकल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें निकल कैटलिस्ट का यूज़ हुआ था। ठीक है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर यहाँ पे हम क्या सीख चुके हैं, इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, उनका यूज, और साथ साथ में इन दोनों का खुद से रिएक्शन, मतलब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोज। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।